जिसके कंधों पर पूरे देश और समाज का गौरव टिका होता है। भारत की युवा शक्ति लीक प्रूफ परीक्षा की मांग को लेकर 27 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। लेकिन जिस दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, उसी दिन यानी आज से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया। आज आपको जानना चाहिए 26 दिन से छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने सोनम वांगचुक जब अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए तो कॉकरोच जनता पार्टी अब भी आंदोलन छोड़ने को तैयार क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले उस एक्शन का विश्लेषण करेंगे जो अब से ठीक 1 घंटे पहले लिया गया। पेपर लीक के खिलाफ आज सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया। नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया। सरकार ने एक कदम साफ सुथरी परीक्षा के लिए उठाया है। हटाए गए अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाया था। विनीत जोशी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कामकाज देख रहे थे। पेपर लीक में सबसे ज्यादा सवाल एनटीए पर ही उठ रहे हैं। डीएनए मित्रों, देश में करोड़ों छात्रों का भविष्य जिस संस्था के हाथ में है, क्या आपने कभी सोचा है कि उस संस्था को चलाने वाले अधिकारी कितने होंगे? ध्यान से सुनिएगा। नीट, सीयूईटी, यूजीसी, नेट और जेईई जैसी परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का पूरा स्थायी ढांचा सिर्फ 24 लोगों के भरोसे चलता है। ये कोई दावा नहीं है, संसद में सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी है। अब सवाल है, क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी के लिए 24 स्थायी कर्मचारी काफी है, या फिर यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में एनटीए बार बार विवादों में घिरती रही। सरकार ने संसद में बताया कि एनटीए में सिर्फ 24 स्थायी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जबकि संस्था का बड़ा हिस्सा स्थायी कर्मचारियों पर नहीं बल्कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भर है। यानी जिस संस्था पर करोड़ों अभ्यर्थियों का भरोसा टिका हुआ है, उसका स्थायी प्रशासन बहुत ही छोटा है। अब एनटीए के ढांचे को थोड़ा और समझ लीजिए। एनटीए में 73 संविदा कर्मचारी काम करते हैं यानी एडॉक बेसिस पे। इनमें 44 सलाहकार, 17 यंग प्रोफेशनल, 5 वरिष्ठ सलाहकार, 3 अन्य सलाहकार और 1 वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर शामिल है। इसके अलावा 124 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनमें डेटा एनालिस्ट, लीगल एसोसिएट और हाउसकीपिंग स्टाफ तक शामिल है। यानी कुल मिलाकर संस्था का बड़ा हिस्सा अस्थायी व्यवस्था का आधारित है। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 90% कामकाज संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था के सहारे चल रहा है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि जब संस्थागत याददाश्त, जवाबदेही और दीर्घकालिक प्रशासन की बात आती है, तो क्या इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी का ढांचा पर्याप्त माना जा सकता है? हालांकि एनटीए का प्रशासन सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे नहीं चलता। इसका सर्वोच्च प्रशासनिक नियंत्रण एक गवर्निंग बॉडी के पास है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करता है। इस बोर्ड में आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक भी सदस्य होते हैं। यानी नीति और निगरानी का ढांचा तो मजबूत दिखता है, लेकिन रोजमर्रा का संचालन सीमित स्थायी स्टाफ और बड़ी संख्या में संविदा इस व्यवस्था के सहारे चलता है। अब यूपीएससी की तर्ज पर एनटीए में नए व्यवस्था बनाने की तैयारी है। दोनों संस्थाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी संरचना और कामकाज है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, जबकि एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। यूपीएससी के पास सैकड़ों स्थायी अधिकारियों वाला मजबूत सचिवालय और बहुस्तरीय गोपनीय परीक्षा प्रणाली, जबकि एनटीए में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी हैं और उसका बड़ा हिस्सा संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था पर निर्भर है। यूपीएससी सीमित परीक्षाएं कराता है, जबकि एनटीए को नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी, नेट जैसी कई बड़ी परीक्षाओं का संचालन करना पड़ता है, जिससे उस पर कहीं अधिक प्रशासनिक दबाव रहता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान युवाओं को लेकर कहा करते थे कि युवाओं में निवेश करना किसी भी देश के भविष्य में निवेश करना है। एनटीए पर एक्शन और सुधार देश के युवाओं के भविष्य में बड़ा निवेश है। एनटीए पर एक्शन से पहले सरकार ने पेपर लीक सिस्टम के लिए कई और बड़े कदम उठाए। केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने वाले कानून यानी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, कैसे ये बिल पिछले कानून से ज्यादा सख्त है, ये बिल कब संसद में पेश किया जाएगा, हम विस्तार से इसकी जानकारी अब आपको देंगे। आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुनने और सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा के लिए पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी बैठकें हुई। पहली मुलाकात गुरुग्राम के उस अस्पताल में हुई जहां सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है। दूसरी मुलाकात दिल्ली के विट्ठल भाई हाउस के फ्लैट नंबर 504 में हुई। इस बैठक में कौन कौन शामिल था, बैठक में क्या बात हुई, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे।
इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी बैठक से आंदोलन का भविष्य तय होगा। हम आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर अपना अनशन खत्म किया, सोनम वांगचुक ने क्यों अनशन खत्म किया और अभिजीत दीप के आंदोलन क्यों खत्म नहीं कर रहे। सोनम और अभिजीत में किस मुद्दे पर इस समय अलग अलग दिखाई दे रहे। डियर मित्रों, अब जो पहले 20 जुलाई को सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी, आज दूसरे राउंड की बैठक हुई, यानी 100 घंटे में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 2 बैठक हो चुकी है। तीसरी बैठक कल होने वाली है। जैसा कि हमने बताया, दूसरी बैठक दिल्ली के विठल भाई पटेल हाउस के फ्लैट नंबर 504 में हुई। ये जगह जंतर मंतर से करीब 7 किलोमीटर दूर है। सीजेपी ने न्यूट्रल जगह पर बैठक की मांग की थी। बैठक दोपहर करीब 12:40 पर शुरू हुई। इसका समापन दोपहर 2:20 पर हुआ, यानी करीब 1 घंटा और 40 मिनट दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। जेपी नड्डा 20 जुलाई की बैठक में भी शामिल थे। वो मेडिकल एजुकेशन से जुड़े मुद्दे देखते हैं, इसलिए उनका इस बैठक में मौजूद रहना महत्वपूर्ण है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री होने के कारण सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से समन्वय बनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बैठक में उनके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। पहले राउंड की बैठक में भी यही दोनों लोग शामिल हुए। अभिजीत दीप के अब तक किसी बातचीत में शामिल नहीं हुए। बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 3 मांगे रखी गई। पहली ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी ये कि नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की जाए, तीसरा ये कि 20 जुलाई को हुए सांसद मार्च के दौरान हंगामे में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, एफआईआर दर्ज हुई है तो उसे वापस लिया जाए। सीजेपी की तरफ से आज सरकार को परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए 5 सुझाव भी दिए गए। आशुतोष रांका ने अपनी मांगों का एक पत्र केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा। सीजेपी नेताओं का दावा है कि मुआवजा और छात्रों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, लेकिन बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी है। सुनिए बैठक के बाद सीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा। सरकार ने और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट बताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मौजूदा प्रधान सरकार से फिर से समय पड़ता है, कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है, अगर समाधान नहीं निकाला गया